Hello everyone, today we are going to start chapter number 22 of class 7th, that is state government, the executive. Starting with the important word, first one is judicial power, the power to commute, pardon or suspend the sentence of a person convicted in any offense. जब भी एक कोर्ट को कोई भी पावर मिलती है, जज को जो पावर मिलती है उसे बोला जाता है जुडिशियल पावर, जो कि किसी को भी सस्पेंड कर सकता है, कोई भी सज़ा सुना सकता है किसी भी ऑफेंस के लिए. नेक्स्ट इज डिस्क्रिशनरी पावर्स, द पावर टू टेक डिसीजन इन स्पेशल केसेस विदाउट कंसल्टिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ऐसी पावर्स जिसमें कि डिसीजन लिया जा सकता है बिना किसी मेंबर्स के, काउंसिल ऑफ मेंबर्स के का कोई भी पूछा नहीं जाता, और उस केस में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सिर्फ डिस्क्रिशनरी पावर है जिसके पास वही ले सकता है. थर्ड वन इज कैबिनेट, अ ग्रुप ऑफ चूजन मेंबर ऑफ अ ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्टाइजिंग एंड डिसाइडिंग ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज़. एक ऐसा ग्रुप जो जिसमें काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि गवर्नमेंट की जो जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें कैसे बनाया जाए और कैसे एग्जीक्यूट किया जाए. Next topic is governor. The governor is the head of the state executive. He is appointed by the president and hold for a term of 5 years. He is a link between the state and central government. तो जो गवर्नर होता है वो हेड होता है स्टेट का, और इसे अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो 5 साल के लिए ही होती है. ये एज अ लिंक, मतलब एज अ कॉमनर काम करते हैं स्टेट के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में. नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन टू बिकम अ गवर्नर. क्या क्वालिफिकेशन चाहिए गवर्नर बनने के लिए? द फर्स्ट वन इज़ कि उसकी एज जो है वो 35 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए या फिर 35 ईयर्स होनी चाहिए. नेक्स्ट है जो गवर्नर है वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए. एंड द थर्ड वन इज़ कि वो उस स्टेट का रेजिडेंट नहीं होना चाहिए जहाँ का वो गवर्नर है. फोर्थ वन इज़ उसका जो ऑफिस है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे उसे प्रॉफिट हो रहा हो, वो सिर्फ एक पार्लियामेंट्री मेंबर, एज अ पार्लियामेंट्री मेंबर और स्टेट लेजिस्लेचर की तरह ही काम करेंगे. Next topic is power and function of the governor. Administration in a state is carried out in the name of governor. Each state has a governor, but the same person can be appointed the governor of 2 or more states. The governor can be removed earlier by the president. This can only happen, for example, in cases of glaring crime. एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो भी स्टेट की, उसे कौन संभालते हैं? गवर्नर संभालते हैं. ये उनका काम है उसे संभालना, और हर स्टेट का एक गवर्नर होता है. वही सेम पर्सन एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर भी बन सकता है. गवर्नर को प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये उसी केस में होगा अगर उन पर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, तो प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को रिमूव कर सकते हैं. Administration in the state is carried out in his or her name. It is because of this reason important appointments are made by him or her. Thus, he or she appoints the chief minister, minister, and other officials who occupy high-ranking posts. He or she also removes them from power. The governor has some law-making powers. He or she calls a meeting of the state legislature to carry out its work for a number of days. This is known as the session of legislature. It is brought to an end by the governor. At least 2 sessions of the legislature must take place in a year. The governor has the power to dissolve the Vidhan Sabha. Bills become laws only if they are signed by the governor. A statement of the income and expenditure of the government is presented to the legislature by the finance minister with the permission of governor. This is known as budget. जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो किसके नाम पे होता है? गवर्नर के नाम पे होता है. इसका रीज़न ये भी है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो उनके नाम पर ही बुक होती हैं. इसलिए जो हमारा सीएम, मिनिस्टर या अदर ऑफिशियल्स हैं जिनके पास भी हाई रैंकिंग पोस्ट होती है, उन्हें कौन अपॉइंट करते हैं? हमारे गवर्नर अपॉइंट करते हैं. वो इनको पावर से रिमूव भी कर सकते हैं, उनके पास पूरी पावर है. इसलिए गवर्नर को लॉ मेकिंग, ये पावर को लॉ मेकिंग पावर्स बोला जाता है. और जो गवर्नर की एक और ड्यूटी होती है कि उसे मीटिंग बुलानी होती है स्टेट लेजिस्लेचर की, ताकि जो काम है वो कम से कम दिनों में ख़त्म हो जाए, जिसे कि बोला जाता है सेशन ऑफ द लेजिस्लेचर. ये सेशन लेना 1 साल में 2 बार कंपल्सरी होता है गवर्नर के लिए कि वो ये सेशन ले. एक बिल लॉ तभी बनता है जब उस पर गवर्नर के साइन होते हैं, और जो भी हमारी स्टेटमेंट होती है इनकम और एक्सपेंडिचर की गवर्नमेंट की, उसे प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, लेकिन उन्हें भी गवर्नर से परमिशन लेनी पड़ती है, और इसे बोला जाता है बजट. Budget is presented at the beginning of each year. A money bill is put forward in the legislature only with the approval of the governor. The governor is consulted by the president in the appointment of judges to the high court. He or she has certain powers to reduce the punishment of criminals who have been declared guilty by the court for violating the laws of the state. These are the judicial power of the governor.
In some situation, the governor does not act as an advice of his or her council of members. When he or she does so, he or she is exercising his or her discretionary powers. For example, when it is not possible to carry out government in the state according to the constitution, the governor can send a report to the president. This report recommends president rules in the state. He or she uses his or her discretion power to appoint the chief minister. Where there is a huge legislative assembly, the governor can also reserve bills for the consideration of the president of India. तो जो ये बजट होता है, ये हर साल की स्टार्टिंग में ये बजट प्रेजेंट किया जाता है, और जो भी मनी बिल होता है ये उनके गवर्नर की अप्रूवल के साथ ही प्रेजेंट किया जाता है. उसकी अप्रूवल के बिना ये काम नहीं हो सकता. हाई कोर्ट के जज को भी गवर्नर अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट के साथ सारे सलाह वगैरह करके. और जो भी ये पावर, इनके पास एक जुडिशली पावर्स होती हैं, वो ये पावर्स होती हैं कि जो गवर्नर है वो किसी भी टाइम किसी भी क्रिमिनल की पनिशमेंट जो है वो कम कर सकता है. अगर वो जो क्रिमिनल है वो गिल्टी फील करता है कि हाँ मुझसे ये हुआ है और मैं माफ़ी मांगता हूँ इसके लिए, या फिर उसने कोई भी रूल तोड़ा है, स्टेट का कोई लॉ तोड़ा है, तो उस केस में जो गवर्नर है वो उनकी सज़ा कम करवा सकते हैं. इन पावर्स को बोला जाता है जुडिशियल पावर ऑफ गवर्नर. कुछ सिचुएशन ऐसे भी हैं जहाँ पर जो गवर्नर है वो एज अ एडवाइजरी एक्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ पर वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि जब ये पॉसिबल नहीं होता स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो चल पाएँ, तो गवर्नर जो है वो रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को और रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल के लिए. प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, ये इस टाइम पे क्या होता है कि इमरजेंसी लग जाती है स्टेट में, तो उसे प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है. तो उस टाइम पे जो गवर्नर है अपनी डिस्क्रिशन पावर यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मेंबर्स. After an election, the party that wins a majority of seats in the Vidhan Sabha forms a state government or the governor's invitation. If no party wins a clear majority, a coalition government is formed. The majority party chooses one leader to become the chief minister of the state. He is appointed by the governor. Other ministers are appointed by the governor on the advice of the chief minister. Member of the council must be member of legislature. If they do not have membership of the legislature, they must get elected within 6 months of the legislature. The Council of Ministers is collectively responsible to the Vidhan Sabha. This means that the government must always have a majority in the House. If it loses this majority due to a vote of no confidence in the House, the government cannot continue to rule. This vote of no confidence may have been passed against a particular minister. However, it is not only that minister, but the entire council will have to resign as a result. Ministers are also responsible as individuals for their actions. Therefore, individual minister can be asked to leave the council. The minister work at the pressure of the governor. Of course, this is not an independent power exercised by the governor. He or she does so on the advice of the chief minister. इलेक्शन के बाद जिस भी पार्टी की मेजॉरिटी सीट्स होती हैं विधानसभा में, उसकी सरकार जो है वो स्टेट में बन जाती है. और जो अगर कोई मेजॉरिटी नहीं होती, किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं हो पाती, तो एक कोalition गवर्नमेंट फॉर्म होती है. ये वो वाली गवर्नमेंट होती है जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा पार्टी जो हैं वो इकट्ठे काम करती हैं मिलके. जो भी मेजॉरिटी पार्टी होती है उसमें से एक लीडर को चूज़ किया जाता है, जो कि कौन चूज़ करता है, गवर्नर, और उन्हें फिर सीएम बनाया जाता है, दैट इज़ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. और जो भी अदर मेंबर होते हैं उन्हें भी गवर्नर ही अपॉइंट करता है, लेकिन किसकी एडवाइस के साथ, सीएम की एडवाइस के साथ. जितने भी मेंबर होते हैं काउंसिल के, उनके लिए कंपलसरी है कि वो लेजिस्लेचर के मेंबर भी होने चाहिए. अगर वो लेजिस्लेचर के मेंबरशिप उनके पास नहीं होती तो उनके पास 6 महीने का टाइम होता है कि वो लेजिस्लेचर की मेंबरशिप के लिए इलेक्ट हो जाएं. ये जो पूरी काउंसिल बनती है मिनिस्टर की, ये सारी रिस्पॉन्सिबल है विधानसभा को. ये नहीं कि एक मिनिस्टर का डिसीजन है तो वो सिर्फ एक मिनिस्टर को ही निकाला जाएगा, रखा जाएगा. तो ये सारी जो काउंसिल है ये टोटली रिस्पॉन्सिबल होती है विधानसभा के लिए. और जो गवर्नमेंट है इसकी मेजॉरिटी होनी बहुत ज़रूरी है हाउसेज में. अगर इनकी मेजॉरिटी नहीं होती, एक भी वोट अगर कम हो जाता है हाउस में, तो वो रूल जो है अप्लाई नहीं होता. और अगर एक भी वोट की कमी हो जाती है मेजॉरिटी पाने के लिए, तो उस जो पर्टिकुलर मिनिस्टर को नहीं बल्कि पूरी एंटायर काउंसिल को जो है वो रिज़ाइन देना पड़ता है. सारी काउंसिल को ही रिज़ाइन देना पड़ेगा. और जो मिनिस्टर हैं वो अपने एक्शंस के लिए इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हैं. जो भी वो कर रहे हैं वो अपने आप के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. इसलिए इंडिविजुअल मिनिस्टर कैन ऑल्सो बी आस्क्ड टू लीव द काउंसिल. इसलिए अगर इंडिविजुअली किसी को लगता है कि मुझे अब काउंसिल ज्वाइन नहीं करनी है, मुझे छोड़ना है, तो वो छोड़ सकते हैं. And we are done with this video, and in second part we will do the rest of the topic. Thank you so much.